नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासी समर का शंखनाद हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर सभी बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए, और वो भी तुरंत। डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत गृह सचिव और मुख्य सचिव के भी तबादले हो गए। टीएमसी चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर अब हमलावर है। वो इसे सत्ता का पूरी तरीके से दुरुपयोग बता रही है। चुनाव आयोग पर तो विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस लेकर पहुंच चुका है। इसी महाभियोग को लेकर कल चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक मसलों पर उलझना नहीं चाहते। उधर ममता बनर्जी मोदी सरकार से एसआईआर से लेकर एलपीजी की किल्लत तक हर मुद्दे पर दो हाथ करने के लिए बेकरार है। विपक्ष तबादलों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या बड़े अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग की जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बार बार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो निष्पक्षता पर सवाल उठाना क्या एक तरीके से जायज है? और सवाल यह भी है कि क्या आत्मविश्वास से भरी बीजेपी इस बार ममता बनर्जी का विजय रथ रोक पाएगी? दंगल में हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर करीब करीब सारे बड़े महकमे को बदल दिया गया है। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। Elections in India are the festival of democracy. चुनाव का पर्व, हम सब का गर्व। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है, जो टीएमसी को नागवार गुजरा है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद सिद्धनाथ गुप्ता को पश्चिम बंगाल का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वहीं अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद की नियुक्ति की गई है। टीएमसी ने राज्य में गृह सचिव और गृह सचिव के तबादले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। देखिए, ये इलेक्शन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद जैसे ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर्स को चेंज कर रहे हैं, ये पूरा पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि भाजपा का पूरा मालूम है ये इलेक्शन वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है। बंगाल का धरती के साथ, बंगाल का वोटर के साथ ये भाजपा का कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग एक हिंसा मुक्त चुनाव चाहते हैं और चुनाव आयोग ये आश्वस्त करना चाहते हैं जैसे ही चुनाव होगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो भय मुक्त चुनाव करवाएंगे बंगाल का। हाँ, ये तो दायित्व बनता है उसको, लेकिन पश्चिम बंगाल की भी जनता की कुछ दायित्व है। जो भय मुक्त कोई प्रशासन पूरा नहीं करा सकते, उसको भी आगे आना पड़ेगा और भय थोड़ा थोड़ा चले गए। लेकिन टीएमसी दावा कर रही है कि केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा ले, फिर भी टीएमसी 250 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रही है। अब लीक कर रखिए, 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। ममता बनर्जी अभी ये शी विल रिटर्न बैक विथ मोर देन 250 एमएलएस इन द असेंबली। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने ममता के खास अधिकारी रहे डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। बहुत जरूरी है, हिसाब तो करना चाहिए। यहाँ जो हिंदू लोग को ऊपर अत्याचार किया, जब वो ब्रतो माइती को रोथीवाला आड़ी, उनको हिसाब नहीं होगा। जिन्होंने टाउन क्लब में पेट्रोल बम किया, जो साउथ दक्षिण केंदामनी गांव में चुन चुन के हिंदू घर को आग में जलाया, उनका हिसाब तो करना चाहिए। हिसाब होगा।
इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ফেব্রুয়ারি মাসে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তাই চালাকি করে 3 মাস আগে এটা করেছে। এটা অমিত শাহ করেছে, হোম মিনিস্টার, যাতে আইদার ইলেকশন বন্ধ করো, এসআইআর না মানলে গভর্নমেন্ট ফেলে দাও, আর তা না হলে এসআইআর করবাও। তুমি যতই চালাকি করো জেনে রেখে দাও। इधर पीएम मोदी भी हुंकार भर रहे हैं कि बंगाल में ममता दीदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी भी आर पार के मूड में दिख रही हैं। কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें उत्तर बंगाल, जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर जैसे इलाके शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा, जहां बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है। अब टीएमसी और बीजेपी दोनों को नतीजे वाले दिन 4 मई का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। ये कई बार होता है क्योंकि चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर अधिकारियों के तबादले किए जाए, खास करके वो अधिकारी जो उस जगह पर 3 साल से ज्यादा समय तक वहां पर रुके हुए हैं। लेकिन शायद यह भी पहली बार हो रहा होगा कि इस राज्य का पूरा सरकारी महकमा ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से बदल दिया हो। टीएमसी कह रही है कि इसके पीछे साफ तौर पर राजनीति है। क्या सचमुच में इसके पीछे राजनीति है? चुनाव आयोग चाहता है कि फ्री एंड फेयर चुनाव वहां पर किए जाए। तमाम मुद्दे इस पे उपस्थित होंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस पर कांग्रेस की भूमिका रखेंगे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि जो अधिकारियों के तबादले किए गए वो तो टीएमसी के साइक्रोफैंस थे, यानी उनके फैन की तरह काम करते थे, चुनाव सरकार के अधिकारियों की तरह काम नहीं करते थे। तो वो तबादले जो हुए हैं वो सही हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बंगाल में जाकर कुछ और कह रही है, तो सुरेंद्र राजपूत से उस पर भी पूछेंगे। उसके साथ साथ रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है। प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे हम डॉक्टर एसवाई कुरैशी, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनसे भी हम बात करेंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या ममता बनर्जी के करीबी और सभी बड़े अधिकारियों के तबादले के पीछे क्या सचमुच में कोई चुनावी खेल है? क्योंकि उसी राज्य का मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, जो कुछ ही महीने पहले उनकी अपॉइंटमेंट वहां पर हुई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दूसरे बड़े अधिकारी, गृह सचिव नंबर 2 के अधिकारी, उसके साथ साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता और उसके साथ साथ एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, उनको भी वहां से हटा दिया गया। तो क्या इसके पीछे कोई चुनावी खेल है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोक पाएगी? क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि फ्री एंड फेयर शांतिपूर्वक चुनाव पश्चिम बंगाल में हो, इसीलिए तबादले किए गए हैं। तो क्या सचमुच में राजनीतिक हिंसा रोक पाएगी? तीसरा सवाल, क्या बंगाल चुनाव में एसआईआर गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि अभी भी
बंगाल के भीतर 60 लाख नाम ऐसे हैं कि जिन्हें जुडिशियल स्क्रूटिनी से जाना पड़ेगा। तो क्या सचमुच में एसआईआर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? शुरुआत करेंगे प्रदीप भंडारी, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया राज्यसभा के भीतर, यह कहते हुए कि सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, इस्तेमाल करके बंगाल के भीतर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है हमारे साथ पास कि एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में शिवालिक जहाज पहुंच चुका है। देश के लिए अच्छी खबर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दरअसल वहां से कोई जहाज नहीं जा पा रहा था, लेकिन ईरान ने इजाजत देने के बाद अब 2 जहाज तेल लेकर भारत के किनारे पहुंचे हुए हैं। एक मुंद्रा पोर्ट पर, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर शिवालिक जहाज पहुंचा हुआ है और आज ही दोपहर को एक और जहाज पहुंचने वाला है गुजरात के पोर्ट पर। तो मुंद्रा पोर्ट पर शिवालिक जहाज पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता शायद हमारे साथ उपस्थित है, उनसे भी जानकारी लेंगे। थोड़ी देर पहले होर्मुज के रास्ते से एलपीजी लेकर दरअसल शिवालिक यहां पर पहुंचा हुआ है। एलपीजी की कमी पिछले कुछ दिनों से भारत के भीतर महसूस हो रही है। 75 लाख ग्राहकों की तरफ से एलपीजी के सिलेंडर्स की रिक्वेस्ट की गई थी। आमतौर पर भारत में 50 से 55 लाख एलपीजी के सिलेंडर हर महीने खरीदे जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से भय का माहौल था, उसके बाद एलपीजी के साथ काफी दिक्कतें पैदा हो रही थी। एक तरीके से होल्डिंग रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो कमर्शियल यूज के लिए एलपीजी जो है उस पर कहीं ना कहीं कभी उसमें आई थी। 70 से 80% तक ही वहां पर एलपीजी मुहैया किया जाए। तो एलपीजी लेकर शिवालिक जहाज, पहला जहाज पहुंचा हुआ है भारत के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। एक बार फिर चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा होते ही 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2 स्टेज में बंगाल के भीतर चुनाव होंगे और उसमें पहले स्टेज में जहां पर चुनाव होंगे वहां के 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुरा और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुरा से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ती है। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी नंदीग्राम आई थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर जाके चुनाव लड़ने वाले, नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे और भवानीपुरा से भी चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, स्ट्रेटेजी के तहत शुभेंदु अधिकारी इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुरा जाकर चुनाव लड़ने वाले हैं। 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल 144 उम्मीदवारों की जो घोषणा है भारतीय जनता पार्टी ने की है और शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं और वहां पर विधानसभा के अंदर जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। नंदीग्राम जहां से वो मौजूदा विधायक है और 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वहां ममता बनर्जी को लगभग 2000 वोटों से जो है चुनाव में शिकस्त दी थी और अब की बार भवानीपुर से लड़ रहे हैं जहां से ममता बनर्जी जो है वो बाईपोल जीत कर आई थी और वहां उनको जो है चुनौती देने के लिए शुभेंदु अधिकारी गए। दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पश्चिम बंगाल के, उसके साथ साथ जो है वो लोकसभा सांसद भी रहे, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बड़े चेहरे को जो है 2 अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में उतारा है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से टीएमसी के साथ जो है लोहा लेने के लिए तैयार है। जो गलती 2021 में हुई थी वो इस बार नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टॉलीवुड जो वहां का एक लोकल बॉलीवुड है उसके और या टीएमसी या अन्य पार्टियों से आए लोगों को जो है बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है टिकट देने में। अपने वर्तमान में जो विधायक है उनके ऊपर ज्यादा स्टिक लगाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस चुनाव को बहुत ही उस पे देख रही है और उनका एक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है। पिछली बार कई सारे सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को भी कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में कूद जाइएगा। राज्यसभा के सांसदों को कहा गया था कि विधानसभा चुनाव में आपको चुनाव लड़ने पड़ेंगे। इस बार की सूची में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि पिछली बार याद है कई सारे राज्यसभा सांसदों को और लोकसभा सांसदों को उतारा गया था। मंत्री थे
सभा में उतारा गया था, जिनमें मंत्री थे उनको मैदान में उतारा गया था। और पार्टी को ये लगता था कि ज्यादातर अपने बड़े चेहरों को उतारकर जो है मैदान जीता जा सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी कुछ जो है वो बदली बदली सी नजर आ रही है, और इसीलिए आप देखेंगे कि तो पिछली बार 4 जो मंत्री थे पश्चिम बंगाल से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था, उनके साथ साथ जो है 5 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी तो 2 चरणों में दरअसल पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव हो रहे हैं। हिमांशु मिश्रा बता रहे थे कि इस बार कम से कम सांसदों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। 144 सांसदों की जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 फेज में चुनाव होंगे। प्रदीप भंडारी, लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके चुनाव में बड़े अधिकारियों का तबादला किया गया, यानी एक तरीके से आप लोग सीधा सीधा वो चुनाव अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी ये आरोप लग चुके हैं। साहिल जी, तृणमूल कांग्रेस घबरा चुकी है। तृणमूल कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, एटो भय केनो, एटो किसेर राग, इलेक्शन हारार भय। इनको इलेक्शन हार का डर है, क्योंकि अगर तथ्यों पे जाए तो मार्च 2011 जब तृणमूल कांग्रेस एक तरफा मेजोरिटी में आई थी, तब ना भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में थी, ना भारतीय जनता पार्टी जो है राज्य में सरकार में थी। गौतम मोहन चक्रवर्ती को एज कलकत्ता पुलिस कमिश्नर रिप्लेस किया गया था। 2016 सौमेन मित्रा जब 2016 के अंदर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के नए कमिश्नर के रूप में चुनाव के पहले उन्होंने अपना पदभार संभाला था। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नॉन बीजेपी शासित राज्यों में नहीं होता है। गुजरात में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले होम सेक्रेटरी पंकज जोशी को रिप्लेस किया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, AK राकेश द्वारा। अभी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन हुए थे, जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज ने कंप्लेन किया था कि महाराष्ट्र के DGP रश्मि शुक्ला को ट्रांसफर करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, और चुनाव आयोग ने ऐसा किया था। अभी असम के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट के SSP को चेंज किया गया है। तो 324 अगर ये संविधान पढ़े होते तो उसके अधिकार के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। दरअसल मैं बताता हूँ पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है। ये राजीव कुमार का नाम आपको याद है? इस पे कोई दो राय नहीं है। हमारे जो कल तक जो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, फिर अब जाके उनको राज्यसभा तुरंत बना दिया। और 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा, सुनिए। ये रहा कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट 6 मार्च 2024 को कहता है कि बंगाल की पुलिस टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है और टोटली बायस्ड है। तो चुनाव फ्री और फेयर कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। और मुझे लगता है कि जनता के जनमत को स्वीकारने के पहले तृणमूल कांग्रेस इतनी घबरा क्यों रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे लग रहा है ये ब्रिगेड ग्राउंड की मैं जरा तृणमूल कांग्रेस के पास भी चलूंगा। रिजू दत्ता हमारे साथ में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता इधर है, लेकिन उसके साथ साथ SY कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है और कई बार पैनल पे आ चुके हैं, और कई बार SIR को लेकर जब भी कुरैशी जी हमने चर्चा की है, तब भी आपसे हमने कई बार चर्चा की थी। क्या आपको लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, उस राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DGP, एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता जो उनकी राजधानी है, और उसके साथ साथ और 2 बड़े पुलिस अधिकारी, SP SSP लेवल के अधिकारी नहीं, सारे ADG या DG लेवल के अधिकारी, तबादला कर दिया गया है। पूरा प्रशासन एक तरीके से बदलने की कोशिश की गई, और ये सारे अधिकारी, जो जानकारी हमने निकाली है, कुछ ही महीने पहले वहां पर अपॉइंट हुए थे। चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन हमेशा करता है कि काफी अफसरों को उस वक्त इलेक्शन अनाउंस होते ही, मॉडल कोड शुरू होते ही बदल देता है। और जो जिस स्केल पे आप बात बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी, DGP, होम सेक्रेटरी वगैरह, ये पहले भी हुआ है। अब मुझे याद है कि 2007 में यूपी में हमने इलेक्शन कराया था, उस वक्त गोपाल स्वामी साहब CEC थे, तो वहां पे शिकायतें आई, और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DGP तीनों को एक ही साथ एक ही ऑर्डर में, जैसे कि आज ही यहाँ किया गया, बदला था। तो ये चीजें होती रहती हैं, इसके प्रेसिडेंट है, और बहुत कोई ऐसी कोई खास बात मुझे इसमें नहीं दिखती। ये जरूर है कि सिग्नल जाता है कि पूरी ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इलेक्शन कमीशन ट्रस्ट नहीं कर रही, उन्होंने दूसरे लगा दिए, पर सारे अफसर तो सारे वेस्ट बंगाल के ही हैं,
तो बहुत ज्यादा इसे कुछ फर्क समझना के पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। और इलेक्शन कमीशन का यानी आपको असेसमेंट लगता है कि ये कोई अनप्रेसिडेंटेड मूव नहीं है? इससे नहीं, पहले नहीं, भी कई बार ये चीजें हो चुकी है कि बाकी राज्यों में भी बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं। आमतौर पर कई बार विपक्ष के तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि अगर फला प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड चीज बंगाल के भीतर देखने मिल रही है। पहली बार है कि चुनाव आयोग के तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भेजे गए थे ये कहकर कि वो माइक्रो ऑब्जर्वर्स है। करीब करीब 8,100, करीब 8,500 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे। और वो क्या तय करने वाले थे? वो स्क्रूटिनी करने वाले थे जो चुनाव पंजीकरण अधिकारी वहां पर जो फैसला देते उनके फैसलों की का रिव्यू वो करने वाले थे। और उसके बाद हुआ यह है कि 60 लाख मतदार वोटर्स ऐसे हैं बंगाल के भीतर जिनकी जुडिशियल स्क्रूटिनी हो रही है। चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन आखिर तक होता रहेगा। पता नहीं कब तक उनका नाम उन्हें समझ में आएगा कि ये वोटर लिस्ट में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है या ये भी इससे पहले कई राज्यों में हो चुका है? देखिए, ये जो आपने माइक्रो ऑब्जर्वर का बोला, ये अनप्रेसिडेंटेड है। उससे पहले माइक्रो ऑब्जर्वर हमेशा लोकल होते थे, विद इन द स्टेट होते थे, बाहर से नहीं जाते थे। लेकिन जरूरत पड़ने पे करने को सब कुछ किया जा सकता है। मुझे याद है 2011 का इलेक्शन जब मैंने वेस्ट बंगाल का कराया था, तो पहले हम सिर्फ आईएएस अफसरों को, दूसरे स्टेट से आईएएस अफसरों को ऑब्जर्वर भेजते थे और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए रेवेन्यू सर्विसेज के लोग पूरे इंडिया से जगह जगह से लेके भेजते थे। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ऑब्जर्वर हम नहीं भेजा करते थे। लेकिन 2011 में मैंने ही आईपीएस ऑफिसर्स को वहां पे पुलिस ऑब्जर्वर्स भेजना शुरू किया था। तो कहने का मतलब ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी तो यूपी में हमने 2007 में बदले थे। 2011 में हमने आईपीएस भेजने शुरू किए। माइक्रो ऑब्जर्वर जो बाहर से भेजे थे बंगाल के लिए और इंडिया के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। एट द सेम टाइम बाहर से अफसर जाते ही ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर भी भेज दिए। ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप था। नहीं तो इसी की वजह से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि पहले तो आप माइक्रो ऑब्जर्वर भेज देते हो जो ईआरओ के डिसीजंस का रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप उसी राज्य के पूरा जो प्रशासनिक महकमा है उसको आप बदल देते हो। कहीं ना कहीं सिर्फ बंगाल पर ही साफ नजर रखी जा रही है, एक तरीके से चुनाव आयोग की नजर रखी जा रही है। उसी मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस महाभियोग लाने की कोशिश कर रही है। 192 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं और इसीलिए पूरा मामला राजनीतिक बन गया है। कुरैशी जी, नहीं, क्वाइट राइट। ये देखो, पॉलिटिकली सेंसिटिव वेस्ट बंगाल इलेक्शन तो हमेशा रहा है, लेकिन इस बार जरा ज्यादा ही हो गया है। और ये एक तरफ इम्पीचमेंट मोशन आई है तो, और दूसरे काफी दिन से ये देखने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल से जरा ज्यादा ही नाराज दिखती है। तो दोनों एक दूसरे से ज्यादा नाराज हैं। तो ये तो होने वाला ही था, दिखाई दे रहा था। तो कोई, लेकिन एट द सेम टाइम इससे कोई नतीजा निकालें कि बहुत ज्यादा इससे इलेक्शनों पे असर पड़ जाता है। बाकी सारे अफसर भी ट्रेंड है, सारे सभी ने आईएएस आईपीएस ऑफिसर अपने पूरे करियर में इलेक्शन कराते ही रहते हैं। तो ठीक है, तो बाकी के लोग कराएंगे इस पे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, बहुत शुक्रिया कुरैशी जी, आपने हमसे जी 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 ये जो एसआईआर की आपने जिक्र किया ना कि एसआईआर में जो ये जुडिशियल ऑफिसर को लगाया गया है, मुझे इस पे हैरानी है और बल्कि आपत्ति भी है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखे कि कल को ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही तो क्या जजेस को कहेगी कि जाओ ट्रैफिक संभालो? तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जिस स्टेट में या जो भी महकमा अच्छा काम नहीं कर रहा उस पर डंडा चला के उससे काम ले। पर ये तो चेन हो गया ना, जो ईआरओ अपॉइंटेड थे, ईआरओ ने जो फैसला दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है, ये आंकने के लिए चुनाव आयोग ने तय किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी वहां पर जाकर ये तय करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। उसके आधार पे 60 लाख लोगों की एक लिस्ट बना दी उन्होंने, जिनको पता ही नहीं है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तृणमूल कांग्रेस गई सुप्रीम कोर्ट के पास, कहा कि हमारे अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, आप अपने अधिकारी वहां पर लगा दीजिएगा। तो छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली और बड़ी मछली को खाने के लिए और भी बड़ी मछली, इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है वहां पर।
तो जी सारी बिल्कुल। संस्थाओं लेकिन पर आपको कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं ना कुरैशी जी। बिल्कुल होते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज चिंता की बात सामने नजर आ रही कि जो 60 लाख अभी वोटर्स का फैसला होना बाकी है, ये जैसे कि सीईसी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि नॉमिनेशन से 7 दिन पहले तक सप्लीमेंट्री लिस्ट बन जाएगी। तो 60 लाख लोग अगले 10-15 दिन में फैसला होके इलेक्टोरल रोल पे आ जाएंगे या डिसीजन हो जाएगा कि डिलीट होने के लायक है, ये हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है, या मैं तो कहूँगा संभव भी नहीं दिखता। इसके बारे में क्या सोचा गया है, आई हैव नो आइडिया। बहुत मुश्किल है और इसीलिए कई सवाल बंगाल के चुनाव को लेकर खास करके इस बार उठना शुरू हो चुका है। आप सही कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई अधिकारियों के ट्रांसफर्स, तबादले, पोस्टिंग्स बदले गए थे। 2022 में गुजरात में 900 अधिकारियों के ट्रांसफर्स किए गए थे क्योंकि राज्य सरकार ने, चुनाव आयोग ने बार बार कहने के बावजूद भी वो तबादले नहीं किए थे। इसके लिए आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बारे में फैसला लिया था और 900 अधिकारियों के ट्रांसफर्स किए गए थे। हालांकि वो छोटे अधिकारी थे। इस्माइल कुरैशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की इसके लिए। लेकिन एक बहुत गंभीर बात कुरैशी जी यहां पर कहकर गए हुए हैं कि चुनाव से महज 20 दिन पहले 60 लाख मतदारों के, वोटर्स के नाम नहीं होना और सप्लीमेंट्री हम वोटर लिस्ट निकालेंगे ये कहना, ये कितना पॉसिबल हो पाएगा, उसको लेकर सवाल अभी भी कायम है। दूसरी तरफ हम तस्वीर चला रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी कोलकाता के भीतर आंदोलन कर रही है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, एलपीजी की कमी को लेकर, और दूसरी तरफ पहला जहाज एलपीजी लेकर शिवालिक मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है, गुजरात में भारत के किनारे पर लग चुका है। रिजू दत्ता, आप सुन रहे थे एसवाई कुरैशी जी ने क्या कहा कि यह आम बात है, अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं, इससे पहले भी हुए हैं, गुजरात में हुआ है, असम के भीतर कई एसपीज के ट्रांसफर हो चुके हैं। फिर भी आपको लगता है कि यह पॉलिटिकल मूव है? प्रदीप भंडारी को भी आपने सुना था। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज तक मुझे बीजेपी जैसा समय देगी। पहली बात, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया मेरी मातृभाषा बांग्ला को बांग्लादेशी कहता है, और अभी बंगाल में इलेक्शन है इसलिए नरेंद्र मोदी से प्रदीप भंडारी सबको बंगाली में ही बात करना है और उसी बांग्लादेशी भाषा में बात करना है। ये पहले हैरानी वाली चीज है। दूसरी बात, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम एकदम सही तरीके से बोल रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह का आदमी है जिसको बीजेपी ने भेजा है बंगाल में वोट चोरी करने के लिए। एसआईआर के नाम पे वोट चोरी उनकी पकड़ी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है, ममता बनर्जी ने पकड़ लिया है, और उनको जो बीजेपी ने टारगेट दिया था कि 1-1.25 करोड़ नाम हटवाओ, वो नहीं हटा पा रहे। इसलिए कल रात को चुनाव आयोग ने इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद रात को 12:30 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और जो हमारे स्वराष्ट्र सचिव, जो हमारे गृह सचिव है, उनको हटाया रात को 12:30 बजे, एक डरपोक की तरह। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आज तक के दर्शक को जो बंगाल से देखते हैं और आपकी चैनल को देखते हैं कि खुली छूट है इलेक्शन कमीशन को, जिसको मर्जी बदलिए, जहां बदलना है बदलिए, पर आप बंगाल की मुख्यमंत्री को नहीं बदल पाएंगे। चौथी बार के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी ममता बनर्जी। और मेरी बात को खत्म करने से पहले मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को, और वो धन्यवाद ये है कि मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से कैंडिडेट करने के लिए। 4 में शुभेंदु अधिकारी का नाम बंगाल की राजनीति से मिट जाएगा, देख लीजिएगा। मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी को उसको 2 जगह से प्रत्याशी करने के लिए। चलिए, मुझे भी आपसे खुशी है कि आपने ये मान लिया कि आपको भी उतना ही समय दिया गया जितना बीजेपी को दिया गया था। कम से कम वो शिकायत आपको हमसे नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ जाते जाते ये भी कह दीजिएगा कि क्या ममता दीदी भी इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी जिस तरीके से पिछली बार चुनाव मैदान में उतरी थी? 1600 वोट से हार जरूर गई थी लेकिन टक्कर दी थी शुभेंदु अधिकारी के सामने। क्या वो भी नंदीग्राम में जाकर चुनाव लड़ेगी? अच्छा, इसका जवाब दे देता हूं। पूरे भारतवर्ष में एक ही सब जुडिस विधायक है, उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। केस अभी भी चल रहा है कि कैसे लोड शेडिंग करके ममता बनर्जी को हराया गया था, वो अगली बात है। बट मुझे सबसे अच्छा एक चीज लगता है कि कॉन्फिडेंस हो तो लेफ्ट और बीजेपी के जैसा हो। लेफ्ट के विधानसभा में संख्या है 0, राज्यसभा में 0, लोकसभा में 0। बीजेपी का विधानसभा में संख्या है 77, घट के अभी आ गया है 64 पर, और लोकसभा में 6 सांसद घट के आ गया है 12 पर। पर इन दोनों पार्टी ने अपनी जो कैंडिडेट लिस्ट है उसको निकाल दिया है। तृणमूल कांग्रेस
अगली दिन मतलब आने वाले दिन कल शाम 4 बजे अपना लिस्ट निकालेगी। तब तक का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, फिर आज तक में बात करेंगे। नहीं, हमें इंतजार रहेगा कि क्या इस बार भी नंदीग्राम में हमको चुनाव देखने को मिलता है, क्योंकि भवानीपुर में तो दीदी बनाम शुभेंदु अधिकारी हमें देखने मिलेगा। सुरेंद्र राजपूत, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि जो अधिकारियों को हटाया गया है वो तो वैसे भी ममता जी के भक्त थे और इसके वजह से उनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसआईआर को लेकर उनको सवाल है। तो दोनों मुद्दों पर जरा कांग्रेस पार्टी की भूमिका साफ कर दीजिएगा, क्योंकि गुजरात में पिछली बार इसी तरीके से 900 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे, असम के भीतर भी ट्रांसफर किए गए, स्पेशल ऑब्जर्वर वहां पर भेजे गए। इसके बावजूद आपको लगता है कि यह चुनावी ट्रांसफर है या सचमुच भी यह ट्रांसफर होना जरूरी था? साहिल भाई, वो कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मोम या संग कहते हैं पत्थर को। एक तरफ रहे ना चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों को हैंडल करता है, ऐसे ही विपक्ष की शिकायतों को भी हैंडल कर ले तो हमारी शिकायत ही कोई नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। सच बात यह है कि हमने यूपी में कहा आप मुख्य सचिव को, गृह सचिव को, डीजीपी को चेंज कर दीजिए, नहीं किया। हमने मध्य प्रदेश में कहा, मैं वहां पे था, मैं खुद गया था, कि क्या नाम जो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव है उसको 2 साल 2 बार एक्सटेंशन मिला हुआ है, वो रिटायर्ड ऑफिसर है, उसको चेंज कर दीजिए। चुनाव आयोग ने नहीं किया। महाराष्ट्र में रश्मि शुक्ला के चूंकि पकड़ा गया था टेलीफोन कॉल का, इसलिए उसको चेंज किया। हरियाणा में चेंज नहीं किया। लेकिन बंगाल में चाहे वो ममता बनर्जी साहिबा के सबसे करीबी अधिकारी, भट्ट चुरेले ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी थे, तभी उन्होंने उसको उन जगह पे पोस्ट किया था, तो वो करीबी अधिकारी है, ये तो अधीरता की बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरीके से उनको, जिस अपमानित तरीके से 12:30 बजे बदला गया है, उस पर तो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे ना। हम ममता बनर्जी से भी प्रश्न पूछते हैं क्योंकि सत्ता उनकी है, लेकिन चुनाव आयोग से भी तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप महाराष्ट्र में नहीं बदलते हो, यूपी में नहीं बदलते हो, हरियाणा में नहीं बदलते हो, एमपी में नहीं बदलते हो, यहां पर अचानक से आप इतना ज्यादा, चूंकि यहां पर शिकायत भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड एजेंसी के रूप में। दूसरा मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं सर। 9 अप्रैल को 3 राज्यों में चुनाव है साहिल भाई। 9 अप्रैल को ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे, और 4 मई को रिजल्ट आता है। तो आप मुझे यह बता दो कि 9 मई का जो, अगर क्या नाम 9 अप्रैल का इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से भी 3 दिन में गिना जाएगा। ये 28 दिन किस बात का इनको दिया जा रहा है? कोई गड़बड़ करने के लिए, कोई साजिश रचने के लिए, या चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा गड्ढम गड्ढ किया? 23 और 29 को दे देते तमिलनाडु का, पांडिचेरी का और केरल का भी चुनाव आप लोग, क्या दिक्कत थी भाई? सच बात यह है कि चुनाव आयोग किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की एक गलबहियां करके काम कर रहा है, साजिश रच रहा है। अब आप आ जाइए 60 लाख वोटों पर। आप मुझे यह बताइए, किसी भी राज्य को 60 लाख लोगों को कह दिया जाए कि आप संदिग्ध हैं, इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी? और इससे बड़ी चुनाव आयोग के लिए अपमानित बात क्या होगी कि चुनाव आयोग अपनी बनाई हुई लिस्ट को कह रहा है कि इसमें 60 लाख लोग संदिग्ध हैं। लिस्ट मैंने तो बनाई नहीं साहिल भाई, लिस्ट आपने भी नहीं बनाई, लिस्ट तो चुनाव आयोग ने बनाई ना, वोटर लिस्ट, उसमें 60 लाख लोग संदिग्ध हैं, आपके सामने है। उनका जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं आप, उसके बाद आप, उस जुडिशियल रिव्यू के बाद आप कहेंगे क्या नाम कि नहीं ये ठीक है कि नहीं। यानी बेईमानी का एक नया पोर्ट खोल दिया आपने, जैसे हरियाणा में खोला था ब्राजीलियन मॉडल के 22-22 वोट डाल करके। ये एक नई जगह बना रहे हैं, नई जगह बना रहे हैं, आप समझिए इस बात को, जहां पे कि बेईमानी की जा सके। उन 60 लाख वोटों के नाम पर ये लोग बेईमानी करेंगे, क्योंकि वो जगह इन्होंने बना दी है। कुल मिलाकर बंगाल के लिए चुनाव आयोग का पैतरा पूरी तरीके से अलग नजर आ रहा है। नियम बंगाल के लिए अलग, असम के लिए अलग। असम के भीतर सुरेंद्र राजपूत कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनकी तरफ से शिकायत होती है तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी सत्ता में है, डीजीपी को चेंज नहीं किया जाता, छोटे अधिकारियों को बदल दिया जाता है। लेकिन बंगाल के भीतर पूरा महकमा चेंज कर दिया जाता है, यह कहते हुए कि भाई यहां पर तो चुनाव ठीक से नहीं हो सकते। दोगलापन चुनाव आयोग का विपक्ष का आरोप है। साहिल जी, क्या आपने कोई ऐसा राज्य देखा है जहाँ के ऊपर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर जो है हमला हो जाता है और बंगाल की पुलिस जाकर एफआईआर सेंट्रल एजेंसी के ऊपर ही करती है? कहीं नहीं देखा, आपने बंगाल ही देखा है। और ये ईडी की टीम के ऊपर जो संदेश खाली के अंदर एफआईआर हुई थी और बंगाल की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, कलकत्ता की पुलिस ने बोला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था कि ट्रांसफर करो प्रोब,
कौन से दूसरे राज्य के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट या किसी हाईकोर्ट ने कमेंट किया देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर? भूल गए 2021 के बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस में किस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का काडर बन के घूम रही थी? कहीं इतना वायलेंस नहीं होता है जितना बंगाल के अंदर होता है। आप भी आइए रिपोर्टिंग करने, आपको पता चलेगा मुर्शिदाबाद से लेकर अलग अलग जगह। अब सुनिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अपने घमंड में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये फेक न्यूज पेडलर को यही नहीं पता कि ब्रिगेड ग्राउंड जो है उसके पीछे विक्टोरिया नहीं आती, एआई जनरेटेड वीडियोस और फोटोज डालते हैं। ये क्या बात करेंगे? इनका घमंड जो है नंदीग्राम के अंदर चूर चूर हो गया था जब ममता बनर्जी सिटिंग मुख्यमंत्री होकर शुभेंदु अधिकारी के सामने आ रही थी, और अब भवानीपुर के अंदर भी हारने वाली है। इनका घमंड इसी बात पे चूर चूर हो गया कि ये भूल चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सीट 6 से 12 नहीं हुई, 77 सीट्स हो चुकी, 39% वोट शेयर है। जितना तृणमूल कांग्रेस को 30 साल में लगा था बढ़ने के लिए, उतना भारतीय जनता पार्टी 5 साल में बढ़ गई। और थोड़ा समय इंतजार करिए, इनका ये घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। इनकी मुख्यमंत्री तो हिंदुओं को सरेआम धमकी देती है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हिंदुओं को बचाने वाला बंगाल के अंदर कोई नहीं रहेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड बीजेपी से। बंगाल देखिए, और ये बात भी तो सही है ना कि जितनी हिंसा बंगाल के भीतर देखी जाती है उतनी कहीं नहीं देखी जाती है, और इसीलिए यह हो रहा है। रिजू दत्ता, साहिल जी, मैं बोलूं, बंगाल के असली घुसपैठी है तृणमूल कांग्रेस को हटाएगी और बंगाल की अस्मिता को वापस से साबित करेगी। ये असली घुसपैठी है बंगाल के लिए, जवाब जो जाके बंगाली हिंदुओं का अपमान। धन्यवाद। रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अच्छा, हो गया, धन्यवाद। देखिए, बात अभी तो शुरू हुआ है, देखो आगे आगे कैसे खेला होता है। साहिल जी, आप किसको बोलना चाहिए? आप बोल दीजिए, आप संचालक है। बोलिए रिजू जी, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है ना कि बीजेपी का हालत वो मच्छर जैसा है जो बल्ब के आजू बाजू फड़फड़ाता है। असल में ये प्रदीप भंडारी राजीव कुमार का फोटो दिखा रहा है, पर वो भूल गया है अभिजीत गांगुली का बात, वो भूल गया है रंजन गोगोई का बात। ठीक है, कोई नहीं, बच्चे हैं अभी भी बंगाल में। बात देखिए, दो सीरियस बात क्या है? जब ये कहते हैं बीजेपी बहुत दिन से, ये नहीं, ये तो छोटे मोटे प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठियां है बंगाल में। छोटे मोटे प्रवक्ता, अरे चुप रहिए ना थोड़ा, थोड़ा चुप रहिए ना। बीच में प्रदीप भंडारी, उनको बात खत्म करने दीजिए। संगीत रागी के पास भी चलेंगे उसके बाद, चलिए। धन्यवाद रिजू जी। बात ये है कि हर छोटा मोटा प्रवक्ता को छोड़ के नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि घुसपैठियां है बंगाल में, रोहिंग्या है बंगाल में, बांग्लादेशी है बंगाल में। अभी एसआईआर का मुद्दे में आपने बोला 60 लाख नाम बाद है, अभी भी एडजुडिकेशन में है, 15 लाख हो गया है और 58 लाख निकल गया है। और इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने बोला बंगाल के वोटर से 6 करोड़ 33 लाख। मुझे ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये प्रवक्ता नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, ये तीनों मुझे 10 ठो नाम दिखा दे कि पूरे बंगाल के एसआईआर में इनको 10 ठो रोहिंग्या या बांग्लादेशी मिल गए, तो यहां इनका झूठ पकड़ा गया। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग महिला के खिलाफ है, ये लोग बंगाल के खिलाफ है, और ये लोग बोलते हैं हम हिंदी भाषी है, हम ये लाएंगे। अरे ये लोग तो पीयूष पांडे को चेंज कर दिया। ये लोग हमारे जो बंगाली, लेकिन ये बात भी तो सच है ना रिजू जी, क्या बंगाल के चुनाव, फिर वो पंचायत के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हिंसा बंगाल के चुनाव में हमेशा देखी गई है। और इसी वजह से तो डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर बदले गए हैं। ईडी के खिलाफ जो आपके कमिश्नर जाकर वहां पर मुख्यमंत्री के साथ खड़े थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग कहेगा कि इनको हटाइए। सही जी, एकदम सही बात पकड़े हैं आप, और उसी का पॉइंटेड जवाब देता हूं। अगर चुनाव आयोग कहता है कि, और बीजेपी कहती है कि अरे बड़े दंगे होते, बड़े झमेले होते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स्ट है, इसीलिए 2021 का चुनाव में कोविड के बीच में 7 फेज में इलेक्शन हुआ था, याद है आपको साहिल भाई? और अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी बदले थे, हाँ जब डीजीपी बदले थे, बट अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर उससे भी ज्यादा खराब है तो 2 फेज में क्यों आ गए भाई? 2 फेज में क्यों आ गए? 2 फेज में इलेक्शन करा रहे हैं, संगीत रागी तो अच्छा है। नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा साहिल जी, मेरे पे इतने पर्सनल। नहीं, एक मिनट जरा संगीत रागी को जरा बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। संगीत रागी जी, चलिए 20 सेकंड। प्रदीप भंडारी, अंत में फिर संगीत रागी बात करेंगे। चलिए 20 सेकंड। देखिए, मैं गरीब आदमी हूं, इसके जैसा ट्रोल को छोटा मोटा समझते थे। बोलिए प्रदीप भंडारी। बानर नहीं दाई, तो हमारी, आप जरा दिखाएंगे तभी, आपका फ्रेम तो दिखाएं। आप अपने पीसीआर को बोलिए कि फ्रेम में तो लाए। जरा प्रदीप भंडारी जी को दिखाइए प्लीज।
चलिए मैं आता हूं आपके पास। हाँ जी प्रदीप मैं भंडारी बोल बोलिए। रहा हूं, देखिए मैं समझ सकता हूं कि तृणमूल कांग्रेस का जो ट्रोल है दत्ता, उसमें घमंड इतना है, हम छोटे मोटे ही हैं। रावण भी सोचता था कि वानर छोटे मोटे हैं, क्या कर पाएंगे, मेरे लंका के घमंड को नहीं चूर चूर कर पाएंगे। ऐसे ही होगा। हाँ, हम प्रभु श्री राम की सेना, तुम्हारे जैसे घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए नहीं है तुम्हारे जैसे घुसपैठिए नहीं है जो जाके बंगाली हिंदुओं के ऊपर हमला करते हो। तुम तो एक घुसपैठी हो बंगाल के लिए। ठीक है, ये सच्चाई है तुम्हारी। चलिए दोनों को शांत करिएगा। 30%। चलिए दोनों को शांत करिएगा। संगीत रागी जी, ये क्या बंगाल के चुनाव का डर है कहीं ना कहीं कि सारे के सारे अधिकारी पूरे घर के बदल दिए हैं, अभी एकदम सारे बड़े अधिकारी बदल दिए, अब कम से कम कोई जगह नहीं है ये बोलने के लिए कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ है। अब जो चुनाव होगा वो सारे इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुए अधिकारी। देखिए साहिल, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बंगाल के ही क्यों बदले गए। क्या तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है ना? तमिलनाडु के बदले गए क्या? नहीं बदले गए। केरला में भी चुनाव हो रहा है ना? केरला में बदले गए क्या? नहीं बदले गए। बंगाल में पॉलिटिकल कैनिबलिज्म, हत्या की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति सीपीएम ने जो लाया वही तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर प्रत्यारोपित कर दिया है। और जिसे आप कहते हैं ना कि फेयर एंड फ्री चुनाव होगा, मुझे अभी भी शक है। इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर सिर्फ बूथ तक की बात नहीं होती है, गांव में मार करके लोगों को लटका दिए जाते हैं ताकि डर से लोग वहां पर बूथ तक जाए नहीं। ये मैं हत्या की संस्कृति मुझे याद आता है 80 का दशक में बिहार में जिस प्रकार का वायलेंस। चले इतने अधिकारी बदलने के बाद भी संगीत रागी उनको लगता है कि अभी भी फ्री एंड फेयर होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है।